हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज टापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड हम आ चुके हैं बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, व्हिच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये चैप्टर बोर्ड में टोटल 6 मार्क्स का आता है, मतलब इसके क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं, टोटल वेटेज इज 6। ठीक है, तो मैम 6 नंबर का है, मतलब इसीलिए केवल पढ़ना है नहीं, ये 6 मार्क्स तो है ही है। साथ ही साथ ये चीज याद रखना, ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है एंड आने वाले जितने भी आपके चैप्टर हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स ले लो, जितने भी चैप्टर्स हैं बायोमोलिक्यूल, उन सभी में ये इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फर्दर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उसके लिए भी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। सबसे पहले नाम समझते हैं, हेलो एल्केन, हेलो अरीन। हेलो मतलब हाय, नहीं वो वाला नहीं, एक और हेलो। हेलो मतलब हेलोजन। ठीक है, हेलो मतलब हेलोजन दोनों जगह। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? हेलो एल्केन का मतलब है अगर मैं एक एल्केन ग्रुप ले लूं, सपोज CH4। ठीक है, इस एल्केन में से अगर मैं हेलोजन को लगा दूं, और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लूं, तो ये क्या बन जाएगा? CH3X। ये क्या हो गया? ये हेलो एल्केन हो गया। यानी कि एल्केन में हेलोजन लगाना है, एल्केन में हेलोजन लगाना है तो एक जगह खाली करनी पड़ेगी कार्बन की, तो एक हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला। सो दिस इज नोन एज हेलो एल्केन। हेलोजन को अंदर भेजा एल्केन में और हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेलो अरीन्स। हेलो अगेन नहीं, एक और हेलो, कौन सा वाला? हेलो मतलब हेलोजन। हेलो अरीन, अरीन मतलब बेंजीन वाले ग्रुप की यहां बात हो रही होती है ना, एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, अब हेलो अरीन मतलब हेलोजन को अंदर भेजना है, अगेन, है ना, और क्या बाहर निकलेगा? बेंजीन में हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो एक हाइड्रोजन हमें यहां से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जब हम बेंजीन में डायरेक्टली लगा दिया X, तो ये बन गया अपना हेलो अरीन। हेलो एल्केन, हेलो अरीन, समझ में आया पहले बेसिक क्या होता है? ठीक है, अगर आप हेलो एल्केन देखोगे तो यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, क्योंकि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे हर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा होता है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते हुए चलिएगा आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन के लिए 3 टाइप को आपको 3 तरीके से आप क्लासिफाई करते हो, 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हो। पहला बेसिस होता है नंबर ऑफ हेलोजन, देखो कितने लगे हैं। दूसरा बेसिस होता है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड ले लो, एंड तीसरा बेसिस आपके पास होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो ऑलराइट, पहले बेसिस पे अगर आप करते हो तो उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं अपने हेलो एल्केन को, आई होप सो सबको आवाज भी सही आ रही होगी, है ना? ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा जल गया है मेरे, तो या आई होप सो, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट करेंगे चैप्टर। चलो, मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? मैम मोनो मतलब मैम वो मोनू भैया नहीं, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब सिंगल, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन ऐसा एल्केन जिससे एक हेलोजन लगा हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया CH3Cl, ये मोनो हेलो एल्केन है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया C2H5Br, है ना, तो मोनो हेलो एल्केन मतलब ऐसा एल्केन जिससे एक हेलोजन लगा है केवल, तो उसे आप बोलते हो मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डाई हेलो एल्केन, ऐसा एल्केन जिससे 2 हेलोजन लगे हों, उसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अब 2 हेलोजन एक कार्बन से कैसे लग सकते हैं, या आप सोचो कि 2 हेलोजन किस तरीके से कार्बन से लग सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 2 हेलोजन एक कार्बन से ही जाके लग गए हों एक साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेलोजन अलग अलग कार्बन पे लगे हों। तो इसके बेसिस पे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड, एक होता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दो, जेमिनल एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दो। विसिनल बगल वाले कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दो। जेमिनल एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दो, जेमिनल। विसिनल बगल वाले कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दो, विसिनल। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीहेलोजन एल्केन। पॉलीहेलो एल्केन मतलब बेसिकली 3 हेलोजन या उससे ज्यादा हेलोजन लगे होंगे। ठीक है, चलो जल्दी से रिपीट कर दो इसे। चलो एक काम करते हैं, लास्ट में वापस से समरी लेंगे फर्स्ट पेज के बाद। ठीक है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड के बेसिस पे चलो डिवाइड करते हैं, या तो 1 डिग्री होगा, या तो 2 डिग्री, या तो 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होंगे? पहले तो डिग्री जानते हो तुम, एक तो तुम्हें लेनी है डिग्री, वो होती है, और कार्बन की डिग्री समझते हो।
हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर कितने कार्बन से लगा है ये आपको उस कार्बन की डिग्री बताती है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर कितने कार्बन से लगा है ये आपको उस कार्बन की डिग्री बताती है, ठीक है। तो अगर हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा है तो आप बोलोगे 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा है, आप बोलोगे 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, फिल कर देना हाइड्रोजन, यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे H2 होगा। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा है, आप बोलोगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाउ हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर 2 कार्बन से लगा है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, आपको आई गेस दिख रहा है ये चीज, ओके मैं ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पे ऊपर एक कार्बन एंड यहाँ पे एक कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर 2 कार्बन से लगा है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। टर्शरी क्या है? हैलोजन, मैं टर्शरी ना यहाँ बनाती हूँ, यहाँ बनाती हूँ। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर 3 कार्बन से लगा है, तो आप इसे बोलोगे 3 डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन एक बार sp2 दिखाई थी, एक बार sp3 डिसाइड की थी हमने, है ना। तो sp2 और sp3 दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन होंगे। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसके भी 2 टाइप होंगे, एंड अगर हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके भी 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। नहीं समझ में आया? समझाती हूँ। देखो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो पहले तो कंफ्यूज नहीं होना, sp2 का मतलब है कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया होगा, sp3 का मतलब है कार्बन ने एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो sp3 और sp2 पहले याद रखना, यहाँ पे एक सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ठीक है मैम। अब हैलोजन जिस कार्बन से लगा अगर वो sp2 है तो उसमें आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, एक होता है विनाइलिक, एक होता है अराइल। एक होता है विनाइलिक, एक होता है अराइल। अगर sp3 वाला है तो आप बोलते हो एक होता है एलाइलिक, एक होता है बेंजाइलिक। अभी मैं समराइज करूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान सुनना। फिलहाल एक एक करके समझ लेते हैं। विनाइलिक का क्या मतलब है, अराइल का क्या मतलब है, एंड सो ऑन सो ऑन। चलो sp2 का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है पहले तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एंड डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही एक हैलोजन लग गया। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो खुद ही डबल बॉन्ड बनाया है, दैट इज कि वो हो गया अपना विनाइलिक। विनाइलिक कौन सा आइलिक, कौन सा आइलिक, विनाइलिक। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, विनाइलिक, ठीक। विनाइलिक की तरह एक एलाइलिक होता है। एलाइलिक का मतलब क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, दिख रहा है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब उस कार्बन की कोई गलती नहीं है, उसके बगल वाले ने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट होता है एराइलिक। एराइलिक क्या होता है, अराइल बेंजीन रिंग। तो अगर बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन लग जाए तो आप उसको बोलते हो एराइलिक, एंड अगर बेंजीन के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लग जाए तो आप बोलते हो बेंजाइलिक। अब मैं समझ गई तुम्हारे दिमाग में पूरी खिचड़ी बन गई है ना। अब तुम बोल रहे हो मैम इसमें से चावल अलग कर दो, है ना, और मतलब दाल अलग कर दो, एंड सो ऑन घी अलग कर दो। चलो करते हैं, चलो समझाते हैं समराइज करके वापस से। अब जल्दी से देखो, टाइम हमारे पास कम है लेकिन समझ के पूरा जाना है ना, तो ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन किया हमने 3 बेसिस पे। पहला बेसिस क्या है, फर्स्ट बेसिस होता है कि यहाँ पे कितने हमारे पास हैलोजन लगे हैं, नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे। सेकंड कैटेगरी होती है डिग्री के बेसिस पे, एंड थर्ड होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। जब हम हैलोजन के बेसिस पे करते हैं तो 3 कैटेगरी होती है, मोनो हैलोजिनेटेड, डाई हैलोजिनेटेड, ट्राई हैलोजिनेटेड। मोनो हैलोजिनेटेड मतलब कार्बन, मतलब यहाँ पे जो हेलो एल्केन है उसमें जो हैलोजन है वो केवल और केवल जिस कार्बन से लगा हुआ है वहां पे मतलब एक ही हैलोजन एक ही कार्बन से लग गया, सिंपल बात, एक ही हैलोजन लगा है कार्बन से, दैट इज मोनो हैलोजिनेटेड। अगर कार्बन से 2 हैलोजन लग गए तो डाई हैलोजिनेटेड। अब 2 कार्बन कैसे लग सकते हैं, या तो एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाएंगे या तो बगल बगल में लगेंगे। एक ही पे लग गए तो जेमिनल, बगल बगल में लग गए तो विसिनल, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है पॉली हैलोजिनेटेड, मतलब 3 या उससे ज्यादा हैलोजन का लग जाना। अब डिग्री के बेसिस पे करते हैं। पहला होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 डिग्री हो गई हमारे पास। प्राइमरी का मतलब है हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा है, 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वही कार्बन 2 कार्बन से लगा है, 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गया। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे।
एक हो सकता है कार्बन या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का क्या मतलब है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड कहीं बनाया हुआ है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड sp3 का मतलब है कार्बन के पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बस इसी से आपको ये पहले वाली कैटेगरी को यू कैन से बाइफरकेट कर लेना है। अब सुनना ध्यान से, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मैम हमें नहीं आता निकालना हाइब्रिडाइजेशन, अभी आएगा, समझ गए हो, है ना। अब तो नहीं बोलना, ये वाला क्वेश्चन अब मत रखना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता अब मत बोलना, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो, मान लो मैंने बोला इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, है ना, एक पाई है ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब एक s है और 2 p है, पहला s होता है फिर उसके बाद बाकी क्या आते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, है ना। इसकी जगह मान लो मैंने ये कार्बन लगा दिया, ये वाला कार्बन, अब इस कार्बन की मैंने बोला चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस वाले कार्बन की, कैसे बताओगे? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे एक ही बॉन्ड है, तो आप बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो sp2 और sp3 दो बेसिस पे होते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर बेंजीन में देखोगे तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, कार्बन हमेशा 2 बॉन्ड बनाया होता है। चलो इसके बेसिस पे 2 तरीके के क्लासिफिकेशन हुए, है ना, एक हो गया sp2 एक हो गया sp3। sp2 फर्दर 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक होता है विनाइलिक और एक होता है एराइलिक। sp3 फर्दर 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक होता है एलाइलिक और एक होता है बेंजाइलिक। विनाइलिक का मतलब है हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वही डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और एलाइलिक का मतलब होता है हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसकी गलती नहीं, उसके बगल वाले ने गलती की है। क्या गलती की है? डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अराइल का मतलब क्या है? हैलोजन डायरेक्टली अराइल से लग गया, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लग गया। और बेंजाइल का मतलब क्या है? हैलोजन डायरेक्टली नहीं लगा है, उसके बीच में एक कार्बन है जो लगा हुआ है, तो हैलोजन पहले कार्बन से लगा है फिर वो बेंजीन रिंग से लगा है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। पहला मेथड होता है अल्कोहल से प्रिपेयर करना। इसमें फर्दर हमारे पास 4 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन होती है? पहली रिएक्शन हमारी रिएक्शन है जिसमें हम सभी में अल्कोहल होगा और सभी में प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो हैलोएल्केन होगा, क्योंकि हैलोएल्केन बना रहे हैं ना, और अल्कोहल से बना रहे हैं तो अल्कोहल होगा। पहली रिएक्शन में हम करवाते हैं HX से रिएक्शन। HX मतलब हैलोजन एसिड, HCl, HBr, है ना, ये हमारे HX हो गए। तो इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो OH नेगेटिव R पॉजिटिव H नेगेटिव H पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाएगा, है ना। ये ऐसे टूटता है। अब नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव के साथ भेजते हैं और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ भेजते हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है। ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है? ZnCl2 के प्रेजेंस में। और इसे ही आप बोलते हो ल्यूकास रिएजेंट, जिससे आप करते हो ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? ल्यूकास टेस्ट आप करते हो तो इससे आपको पता चलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, ठीक है। अगर कभी भी ल्यूकास टेस्ट हमने ल्यूकास रिएजेंट को ऐड किया तो अगर पानी पूरी तरीके से धुंधला हो गया, उसमें टर्बिडिटी आ गई इंस्टेंटली, एकदम तुरंत उसमें गंदगी हो गई, तो आप बोलोगे वो जो अपना ग्रुप है अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल होगा? वो 3 डिग्री अल्कोहल है वहां पे, ठीक है। अगर थोड़ी देर से टर्बिडिटी आई, मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट लग गए टर्बिडिटी आने में, टर्बिडिटी मतलब गंदगी धुंधलापन, तो आप बोलोगे वो 2 डिग्री अल्कोहल है। एंड बहुत टाइम बाद, मतलब घंटों लग रहे हैं उसके टर्बिडिटी आने में, या लगभग ना के बराबर टर्बिडिटी आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं वो अपना 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास PX3 से रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे X क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। PX3 से रिएक्शन, इस रिएक्शन को याद रखना 3 वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? 3 वाली रिएक्शन। अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो PX3, जैसे मैंने ले लिया PCl3 सपोज, ठीक है, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिलेगा? 3 वाली रिएक्शन, 3 टाइम्स ऑफ RX, 3 टाइम्स ऑफ एल्केन, है ना, हेलोएल्केन, साथ ही साथ H3BO3, B बोल दिया, H3PO3 वापस से। अगर अल्कोहल को लेके रिएक्शन करा दी PX3 के साथ तो क्या होगा? सबसे पहले जो हमें बनाना है भाई, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो ऐसे, तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो हेलोएल्केन बनेगा, मतलब कि RX वाला ग्रुप बनेगा, ठीक है। मान लो जैसे Cl लिया था तो RCl बन गया, यानी कि जैसे R को हमने CH3 मान लिया तो CH3Cl बन गया, ठीक है। साथ ही साथ क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट्स याद रखना है, ये चीज समझ लो, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? एक तो ये बन गया 3 वाली रिएक्शन, 3 टाइम्स ऑफ RX बन गया, और H3PO3 बन गया हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगर PCl3 की जगह हमने PCl5 ले लिया, अभी क्या होगा?
PCl5 से रिएक्शन में पहले तो RX जो बनता है वो तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा POCl3, क्या निकलेगा, POCl3 और HCl बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थाइनिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर कभी हमें हैलोएल्केन बनाना है और मैं आपसे बोलूं अल्कोहल से हैलोएल्केन बनाना है, सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है, तो आप बोलोगे लास्ट वाली रिएक्शन, यानी कि लास्ट वाली मत लिख के आना, थाइनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप ROH को रिएक्शन कराते हो SOCl2 से, तो यहाँ पे क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है RCl जो बनना चाहिए है ना, एक तो RCl बनेगा, साथ ही साथ दो चीजें निकलेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ HCl। ये दोनों के दोनों एस्केपेबल गैसेस होती हैं। अब सोचो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है हमें सिर्फ वो मिला, बाकी जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप उड़ गए। तो ये सबसे अच्छा मेथड है अगर हमें प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जो जिस इंसान की हमारे लाइफ में जरूरत नहीं है वो खुद ही चला जाए तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है ना। तो बस यहाँ पे वही है, जिसकी जरूरत नहीं है बाय प्रोडक्ट वो अपने आप खुद ही निकल गए। तो ये एक अच्छी रिएक्शन होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। अब आते हैं हम एल्केन्स में। देखो टाइम बहुत कम है, टाइम इन द सेंस सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, आपके एग्जाम में भी बहुत कम है, तो रिएक्शन को मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ जिस तरीके से आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रहे। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, रिएक्शन को याद रखना भी जरूरी होता है। आप एग्जाम में बैठे हो, आपको यही नहीं याद आ रहा कि क्या क्या रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप ये रिएक्शंस कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि इतने कम, अगर 10 दिन बचे हैं एग्जाम में तो एक क्विक रिविजन आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम हमें ना इस रिएक्शन का ये पर्टिकुलर इतना ज्यादा जानना है, तो आपको उसके लिए डिटेल में देखना ही पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे ये मैं खुद ही ये चीज बोल रही हूँ, आप उस टाइम पे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई 30 से 40 मिनट में ना हम मतलब पूरा जो ये चैप्टर मैं आपको अगर लिटरली बताऊं, मैंने ये चैप्टर खुद 1 महीने तक पढ़ाया है, मतलब 1 महीने इस चैप्टर को पढ़ाया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर 1 महीने का चैप्टर 30 डेज, मान लो मैंने 20 दिन भी पढ़ाया तो 20 घंटे लगे होंगे, तो अगर मैं उसको 30 मिनट्स में कवर कर रही हूँ, इट मींस आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प नॉलेज मिलेगी A to Z पूरी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप देखो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से हमें बनाना है। एल्केन में अगर मैंने डायरेक्ट हैलोजनेशन करा दिया तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन डाल दिया, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं, अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। मैं देखो समझाती हूँ। तो पहले तो Cl अंदर जाएगा, CH3Cl बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ये फर्दर रिएक्शन रुकती नहीं है, अपने आप प्रोसीड होगी, सॉरी अगर वापस से प्रोसीड होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें एक और क्लोरीन अंदर जाके अटैक करेगा, फिर एक और क्लोरीन अंदर जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं, बट यस। अच्छा इसी तरीके से ये वाले आप देख सकते हैं ना, क्लोरीन बार बार अंदर जाके ऐड हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स में, नेक्स्ट है हमारे पास एल्कीन से प्रिपरेशन। अगर एल्कीन से प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो मैंने आपसे बोला चलो क्लोरीन को ऐड करो एल्कीन में, तो अब कैसे होगा। अब देखो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन अटैक करेगा, है ना, यही तो होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लोरीन जाएगा कहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास होता है मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है, बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, हैलोजन उस कार्बन पे, सुनना ध्यान से, हैलोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। या फिर आप क्या बोलोगे, या फिर आप बोलोगे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या बोला मैम ने, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हैलोजन याद मत करो, मैं तो कहती हूँ हाइड्रोजन के हिसाब से याद करो। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे भेजो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे HCl होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे होगा HCl, ठीक है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे भेजो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। मैम सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे। और हैलोजन कहाँ पे जाएगा, ऑपोजिट वाले कार्बन पे। हाइड्रोजन वहां भेजो जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और उसके बगल में उसी डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पे हैलोजन भेजो। अगर इसी को मैंने HBr से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में ब्रोमीन प्रेजेंट होगा और परऑक्साइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन है तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, मतलब जस्ट उल्टा कर दो, अब की डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां पे हाइड्रोजन कम है, और बगल वाले को हैलोजन दे दो। नेक्स्ट आते हैं हम, 2 रिएक्शन होती है, बहुत फेमस रिएक्शन है, यहाँ पे नेम्ड रिएक्शन काफी सारी है, याद करना अच्छे से, समझ के जाना अच्छे से, और जिसका आपको मैकेनिज्म जानना हो आप मैकेनिज्म भी उसका पढ़ के जाओगे, ठीक है। चलो फिंकलस्टीन रिएक्शन पे हम आते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज एक्सक्लूसिव रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड, ठीक है।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, नेम कॉपी में ना रिएक्शंस आई होप सो आप अलग से लिख रहे हो, तो लिखते हुए चलो, क्या लिखोगे, क्या बना रहे हैं हम, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए होती है ये रिएक्शन, ठीक है। क्या करते हैं हम हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन की रिएक्शन करा देते हैं विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो बन जाता है Ri प्लस NaX बन जाता है हमारे पास। स्वार्ट्ज रिएक्शन एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि एकलौती रिएक्शन है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। फ्लोरीन बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है अगर कार्बन और फ्लोरीन मिल गए आपस में, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, 300 से भी ज्यादा किलो जूल कुछ एनर्जी निकलती है बाहर, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसे तोड़ना, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हमें कराना है तो एक रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, सिल्वर फ्लोराइड AgF को लेके आओ एंड रिएक्शन करा दो इस टाइम पे Rx की, ठीक है, तो एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और AgX के प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन हम करेंगे हेलोअरीन्स की। पहला तो होता है हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजन को लेके आओ और उठा के लगा दो, तो रिएक्शन में एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो क्लोरीन जाके अंदर लग सकता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना हेलोजिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट से, एक बार जिंदगी में डायजोनियम सॉल्ट बना डाला तो लाइफ केमिस्ट्री की झिंगा लाला, ठीक है। तो बेसिकली डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है अगर आप सोच रहे हो तो चलो वो भी बना लेते हैं। अगर हम एनिलीन को ले लें, अगर हम एनिलीन को ले लें, यानी कि बेंजीन से NH2 लगा है, एनिलीन को ले लें एंड इस एनिलीन की रिएक्शन करा दें NaNO2 ओवर HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर याद रखना 0 to 5 डिग्री, दिख रहा है ना ये वाला कलर भी, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बन जाता है बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज बेसिकली डायअजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, डायअजोनियम सॉल्ट। इट इज प्रिपेयर्ड इन C2, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है और तुरंत यूज कर लिया जाता है ना, अदरवाइज ये रिएक्ट कर जाएगा। तो एनिलीन को लेके NaNO2 ओवर HCl से रिएक्ट कराया एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिलता है बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, अमीन्स में भी आप अभी से पढ़ेंगे एंड एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ेंगे। चलो अब आते हैं इसके बेसिस पे 4 रिएक्शन देखने को मिलती है। नंबर 1 डाल्टन-स्किमिन रिएक्शन। डाल्टन-स्किमिन रिएक्शन किसके लिए होता है, अगेन सब में क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हेलोअरीन। तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखो दोनों पता है, मैंने 1000 बार ये चीज बोली है, मंजिल समझ जाओगे कहाँ है तो आपको रास्ता चुनना आसान है ना, रास्ता चुन लो फिर वहां बोलो जो जो आएगा उसमें वही मंजिल है हमारी, तो दैट इज रॉन्ग, है ना, पहले हमें मंजिल पता होना चाहिए फिर हम रास्ता को देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट पता होना चाहिए, फिर किससे क्या बन रहा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हर जगह रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको देखो पता है ना, इसीलिए इस तरीके से मैंने लगाया भी हुआ है, ठीक है। तो यस, तो डायजोनियम सॉल्ट से बनाना क्या है, अराइल हैलाइड, ठीक है, हर एक में देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता है। डाल्टन-स्किमिन में क्या होता है, रिएक्शन होती है HBF4 से, तो क्या होता है यहाँ पे फ्लोरो वाला ग्रुप बन जाता है। डाल्टन-स्किमिन रिएक्शन अगेन अराइल की इकलौती रिएक्शन है जिसमें फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है, हेलो वाले में कौन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और यहाँ पे डाल्टन-स्किमिन रिएक्शन, तो फ्लोरीन जाके अंदर लग जाएगा। बाहर क्या निकलेगा अगर आप देखना चाहो तो बनेगा BF3 HCl और N2, ठीक है, BF3 बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा। क्या हुआ, अगर फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना। डायजोनियम सॉल्ट से HBF4 को रिएक्शन कराई, बेंजीन में डायरेक्ट लग गया फ्लोरीन, ठीक है। सैंडमियर रिएक्शन क्या होती है, अगर आपको डायरेक्टली लगाना है यहाँ पे हेलोजन, ठीक है, तो सैंडमियर रिएक्शन क्या है, आपने Cu2X2 कॉपर 2X2 के प्रेजेंस में भेज दिया, Cu2Cl2 हो सकता है ना, तो इस तरीके से आपने भेजा तो हेलोजन जाके वहाँ पे डायरेक्टली लग गया। हेलोजन को एक्चुअली डायरेक्टली भेजना काफी डिफिकल्ट होता है, तो हम डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, गैटरमैन रिएक्शन क्या है, गैटरमैन रिएक्शन कहता है कि बेंजीन में N2 और Cl लगा हुआ है, यानी कि डायजोनियम सॉल्ट है, इसमें आप रिएक्शन करा दो, कॉपर पाउडर डाल दो, इसमें क्या डाल दो, कॉपर पाउडर डाल दो और हैलोजन एसिड ले लो जैसे HCl, तो बेंजीन से डायरेक्टली जाके हैलोजन लग सकता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट आता है पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, तो पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में करा दो तो डायरेक्टली आयोडीन भी लग सकता है, ठीक है। ये हमारी 4 रिएक्शन थी डायजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन बनाने की। फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो हेलोअल्केन हेलोअरीन्स जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इनका किस पे प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, जितने ज्यादा कार्बन जितना ज्यादा उसका मास उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। एंड आपको ये चीज हर चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, वापस से सुन लो, अभी सुन लो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग में, किसमें, ब्रांचिंग में, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग इंक्रीज करती है, वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता है, एंड जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं एराइल हैलाइड्स की, तो सबसे ज्यादा एराइल आयोडाइड की होती है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड, इस तरीके से इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है।
पैरा आइसोमर्स जो होते हैं, पैरा मतलब जो पैरा पोजीशन पे लगे हैं ना, बेंजीन में ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, और ऊपर नीचे होती है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो पैरा नीचे वाली जो पोजीशन है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, रीजन होता है उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगी तो जितना छोटा एटम उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। फ्लोरीन बहुत छोटा है, क्यों मैम ऐसा क्यों, जितना छोटा एटम? अगर मैं बोलूं इस मार्कर को तोड़ो, तोड़ लोगे। मैं इसका जो पूरे मार्कर है उसकी लेंथ एकदम कम कर दूं तो तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना छोटा एटम उतना छोटा बॉन्ड की लेंथ और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे फ्लोरीन सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आरएफ का बॉन्ड होगा, देन आरसीएल, देन आरबीआर एंड देन आयोडाइड वाला, ठीक है। स्टेबिलिटी भी इसी हिसाब से होगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। चलो अब आते हैं, रिएक्शन होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटाना, और रिएक्शन मतलब जो आप पढ़ रहे हो पूरे चैप्टर में, है ना। न्यूक्लियोफाइल के आने से, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से किसी एक को हटना पड़ जाए और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले ले। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को हटाएगा, उसकी जगह ले लेगा। ये दो टाइप से होता है, एक होता है SN1 मैकेनिज्म, एक होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 मतलब वन मतलब यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूट। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका क्या है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये एक स्टेप में, मान लो ये हमारी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और हैलोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, हैलोजन बाहर निकल जाएगा। अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट से फर्क पड़ रहा होता है, यानी कि Rx कितना है उस पर डिपेंड कर रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे Rx पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी, सॉरी दिस इज Rx पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। SN1 जो हमारी रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन होगी, यहाँ पे एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, पहले हैलोजन को हटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, हैलोजन को हटना होगा, पहले हैलोजन हटेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दो स्टेप है, यहाँ पे भाई हैलोजन का वेट नहीं करता, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आएगा हैलोजन को हटना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, किसके प्रेजेंस में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे कि वाटर, और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, ठीक है, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये रेसिमिक मिक्सचर बनाता है, कई बार पूछा था स्टीरियो केमिस्ट्री बताइए इसकी, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन दिखाता है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। क्यों मैम, अभी तो बताया, क्योंकि पहले हैलोजन हट गया होगा तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अटैक होगा सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड करता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बोकैटायन पे किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन पे, तो ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और यहाँ पे डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे मतलब जितनी ज्यादा भीड़ उतना कम उसकी स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो SN1 SN2 हो गया। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो हमने हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी RONA से, किससे करा दी, RONA से, ठीक है। ये रिएक्शन कराई, हमें मिल गया ROR' एंड साथ ही साथ NaX मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से टूटता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ भेज दो, ईथर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल गया NaX। बहुत फेमस रिएक्शन है, नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस, लिख लेना, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, इसी तरीके से सिमिलर है ना, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा तो ROH और NaX बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CN है जैसे, तो इस तरीके से ये अटैक कर सकता है। CN एम्बिडेंटेट होता है, कार्बन से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। नाम से सोचो, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के आने से किसी को जाना पड़ा, एलिमिनेशन मतलब किसी के आने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा बाहर, कोई आके जबरदस्ती लग रहा है पर किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो वहां पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, बॉन्ड, यू कैन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, सॉरी बॉन्ड फॉर्म होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हट रहा है कोई, भाई कोई एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, किसी के आने से किसी को जाना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन, और किसी को सिर्फ जाना पड़ा, कोई आ नहीं रहा, किसी को सिर्फ जाना पड़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कोई जाएगा तो कार्बन की जगह खाली होगी और वो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। चलो जैसे कि अल्कोहलिक क्यूएच से, एक्वस मत लेना, हाँ, अल्कोहलिक क्यूएच की मैंने रिएक्शन करा दी इस अपने हेलो एल्केन से, ठीक है। तो क्या होगा,
क्या होगा यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन लिख लो टोटल, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ये अल्फा कार्बन होता है जिससे हैलोजन लगा होता है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जब अल्कोहलिक KOH रखा तो इसके प्रेजेंस में ये पोटेशियम ने ब्रोमीन को पकड़ लिया, OH ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो ये HBr बाहर निकलेगा, H वाटर बनाएगा और K जो है H वाटर बना देगा और K ब्रोमीन को पकड़ लेगा। ठीक है, कार्बन की जगह खाली हुई, कार्बन क्या करेगा, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो एल्केन से एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर मैंने आपसे बोला सिमिलर क्वेश्चन एक और उठा लिया, उसमें 4 कार्बन लगा दिए 3 की जगह, ठीक है, अब मैंने बोला बीटा एलिमिनेशन करो, ये अपना अल्फा कार्बन है, इसके बगल में ये भी बीटा, ये भी बीटा, वो तो गामा हो गया, चलो हटा दो। अब किससे मैम हाइड्रोजन निकालेंगे, ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बताओगे। तो अगर अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ही कराया और ये रिएक्शन आ गई जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, तो आप सेटजेफ रूल लगाते हो। सेटजेफ रूल कहता है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, जैसे इधर वाला बीटा देखो उसमें कम सब्स्टिट्यूशन है, इधर देखो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं, तो उससे हाइड्रोजन निकलेगा, उससे हाइड्रोजन निकलेगा। देखो हाइड्रोजन कम हो गया ना उससे, तो उससे हाइड्रोजन निकलेगा। एंड एक और प्रोडक्ट बन सकता है बट ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एंड माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर में जस्ट ऑपोजिट कर देना। ठीक है, जहां पे कम सब्स्टिट्यूशन है वहां पे लगा देना। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिसमें कम हाइड्रोजन आ रहे हो वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड में 3 हाइड्रोजन है, तो जिसमें कम आ रहे हो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखो, 3 टाइप की सेम रिएक्शन दिखेगी। वुड्स रिएक्शन, अगर सोडियम मेटल की रिएक्शन करा दी 2 टाइम ऑफ हेलो एल्केन से, तो ये NaX, सोडियम जो है वो हैलोजन को लेके बाहर निकलता है, दोनों अपने R वाले एल्काइल ग्रुप्स एल्केन बना लेंगे। ठीक है, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन सब एक ही है एक तरीके से, सब में सोडियम आ रहा होगा। ठीक है, सभी में सोडियम आ रहा होगा, 2 टाइम ऑफ एल्काइल ले लोगे, या फिर बेंजीन है तो बेंजीन वाले ग्रुप ले रहे होगे। ठीक है, 2 टाइम ऑफ एल्केन, या तो आप 2 टाइम ऑफ हेलो एल्केन लोगे, या तो हेलो अरीन लोगे 2 टाइम, या तो 1 टाइम हेलो एल्केन 1 टाइम हेलो अरीन लोगे। ठीक है, तो सब में सोडियम आएगा, इस तरीके से हैलोजन को पकड़ के 2 टाइम्स ऑफ NaX बाहर बना लेगा, बचे हुए ग्रुप को उठा के एक साथ जोड़ देना। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनता है, या बोल लो हेलो एल्केन होते हैं 2, फिटिक रिएक्शन में 2 हेलो अरीन होते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन में 1 हेलो एल्केन और 1 हेलो अरीन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइफिनाइल बन गया, ठीक है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लग गया। चलो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अगर आपने हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी, एक बड़ा ही मजेदार ग्रुप बन के आता है जो कि होता है RMgX, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जिसे पानी से दूर रखा जाता है, या आप बोल लो एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, वरना ये रिएक्ट कर जाता है तुरंत। ठीक है, उल्मन रिएक्शन, पानी से दूर नहीं, पानी में रखा जाता है। ठीक है, उल्मन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कॉपर को रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने हेलोरीन लिया, कॉपर से रिएक्शन करा दी, वही सेम रिएक्शन मेटल की तरह है ना, तो ऐसे बन जाएगा हमारा और बाइफिनाइल मिल जाएगा। ये हीट में होता है और ये सारे के सारे रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल के आने से किसी को बाहर निकलना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल खुद में पॉजिटिव ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा तो ये जो हमारा हेलो अरीन होता है ना, इसमें क्या होता है, ये किसी भी जो इनकमिंग ग्रुप है, जो भी ग्रुप आ रहा है उसे या तो ऑर्थो पे भेज देता है या तो पैरा पे भेज देता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड FeCl3, तो ये क्या करेगा, इसे ऑर्थो में भेजेगा और पैरा में भेज देगा। ठीक है, ऑर्थो में डाइक्लोरो वाला ग्रुप बन जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे बन जाएगा। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा अगर मैंने HNO3 से करा दी नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो NO2 ग्रुप निकलता है, NO2 को या तो ऑर्थो या तो पैरा पे भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे पैरा वाले ग्रुप्स जितने भी बन रहे हैं ये सब मेजर प्रोडक्ट्स हैं, याद रखना। ठीक है, चलो अब अगर मैंने H2SO4 भेज दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे क्या निकलता है SO3H, सल्फोनिक एसिड वाला SO3H, तो SO3 लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। अगर मैंने भेज दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कुछ याद आई रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्लोरीन अंदर जाएगा एक बार अपना यहाँ पे ऑर्थो पे, एक बार अपना पैरा पे, सॉरी मिथाइल अंदर जाएगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप अंदर जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सिमिलरली होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें एसाइल ग्रुप अंदर जाता है, RCOCl, तो इसमें RCO ये वाला ग्रुप अंदर जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अच्छा ये जो बेंजीन वाला ग्रुप होता है ना, जो हेलो अरीन होते हैं, ये लो रिएक्टिविटी शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक की तरफ थोड़ा सा लो इनकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन क्या कभी भी रिएक्शन नहीं करते, कर सकते हैं, जैसे डाउस प्रोसेस में हो सकता है ना, जब आपने हेलो अरीन को लिया और रिएक्शन करा दी 673 केल्विन टेम्परेचर एंड अपना 300 atm प्रेशर,
है ना। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। NaOH को लिया तो OH अंदर जा सकता है इस टाइम पे, बट बहुत ड्रास्टिक कंडीशन हमें लेनी पड़ जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक के टुवर्ड्स कम होती है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आई गेस आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन लगा होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन लगा होगा, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, हाँ बेहोश करने के लिए जो काम आता है ना, लेकिन अब तो इसको काफी जगह बैन कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म के बारे में एक चीज याद रखना, देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, जल्दी नहीं पूछते, लेकिन जितनी चीजें हैं वो मैं समझा देती हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए इसको कई जगह प्रिजर्व करके रखा जाता है ना, बहुत जल्दी स्लोली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, है ना, लाइट की प्रेजेंस में, और ये एक बड़ा ही भयानक सी पॉइजनस गैस बना लेता है। इसका नाम आपको याद रखना है, नाम क्या होता है, फॉस्जीन गैस बना लेता है, ठीक है। COCl2 फॉस्जीन गैस बना लेता है जो कि पॉइजनस होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसको अगर आप देखोगे तो ये फ्रियॉन R22 को प्रोडक्शन में काम आता है, इसका एक यूज है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आइडोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म पता है ना, CHCl3, आइडोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म वाला ग्रुप, ठीक है। येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, खराब सी। टेट्राक्लोरोमीथेन की अगर हम बात करें, टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना, 4 क्लोरीन लगे हो जिससे, तो ये आप जिससे आप CCl4 बोलोगे, ठीक है। कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, सिल्की स्मेल होती है इसकी। फ्रियॉन्स की अगर आप बात करो, फ्रियॉन्स होते क्या हैं, फ्रियॉन्स होते हैं हमारे क्लोरोफॉर्म कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिथेन और इथेन के, है ना, ओजोन डिप्लीशन जिसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं मिथेन एंड इथेन के। इसका एक यूज होता है, फ्रियॉन 12 बनाता है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। DDT का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यही नहीं, रुको जरा, इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाना सीखो, पहले नाम याद रखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब सुनना कैसे बनेगा, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल 2 फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप, है ना, 2 ऐसे बेंजीन, डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन, दूर लगाना, 1 2, या ऐसे लगा लो, 1 2 3 क्लोरीन। अब ये मत लगाओ, चलो हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। इथेन 2 कार्बन, 1 2, ठीक है, बॉन्ड लगा दो, समझे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन लगे उधर से, और ये हो गया इथेन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मूला इज एंड द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, ऑलराइट, दैट्स इट। अब इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स जो PDF है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं 10 से 15 विद सॉल्यूशंस, वो क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी उसी के साथ साथ, ठीक है। चलो खत्म, टाटा बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। चलो भाई, घर भी जाना है, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।